गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर अपन लोगों ने थायराइड ग्लैंड स्टार्ट कर लिया था, ठीक है। इससे प्रोड्यूस होने वाले दो हार्मोन, दैट इज द ट्राईआइडोथायरोनिन एंड थायरोक्सिन, दैट इज T4, दैट इज द टेट्राआइडोथायरोनिन। ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग आपके थायरोक्सिन हार्मोन के फंक्शंस क्या हैं ये डिस्कस करेंगे। फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन जो है आपके थायरोक्सिन हार्मोन का, इट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें इसका रोल है, पहला फंक्शन है इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी ग्रोथ जो है आपकी ये तीन टाइप की है। किस किस चीज के ग्रोथ में इसका रोल होगा? एक तो होती है आपकी फिजिकल ग्रोथ, ठीक है, फिजिकली ग्रोथ। एक है आपकी मेंटल ग्रोथ और एक होती है आपकी सेक्सुअल ग्रोथ। तीनों टाइप्स की जो ग्रोथ है उसके अंदर आपके इस हार्मोन का रोल होता है। लिख लीजिए, ग्रोथ के अंदर इट इज फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल। अब फिजिकल ग्रोथ जो है ये भी आपकी फिजिकली कैसे, स्केलेटल ग्रोथ होती है, एक मस्कुलर ग्रोथ होती है और एक विसरल ग्रोथ होती है, ठीक है। तो इन सब में इसका रोल है। फिजिकल में भी ऐसे तीन करके लिख लो, स्केलेटल, मस्कुलर एंड विसरल, ठीक है। आगे समझ में, सिंपल सा पॉइंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इसका रोल है। अब ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो ग्रोथ किन किन टर्म्स में हो सकती है? फिजिकल ग्रोथ अलग होती है आपकी, क्योंकि कुछ पर्सन्स आपने देखे होंगे ना फिजिकली एकदम फिट दिखेंगे आपको, फिजिकल ग्रोथ उनमें नॉर्मल, लेकिन मेंटली रिटार्डेड होते हैं। उनकी बॉडी की प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली उनका मेंटल, उनकी जो फिजियोलॉजिकल एज है उसके अकॉर्डिंग उनकी मेंटल एज नहीं होती। तो फिजिकल ग्रोथ अलग चीज है। एक आदमी दिखता अट्टा कट्टा 20 साल का है लेकिन दिमाग 3 साल का ही है, तो मेंटल ग्रोथ अलग चीज है। और एक इसमें पढ़ाया था, कुछ लोग फिजिकली और मेंटली नॉर्मल होते हैं पर सेक्सुअल मैच्योरेशन, सेक्सुअल डेवलपमेंट डिलेड होता है। एक होती है आपकी सेक्सुअल ग्रोथ। इन तीनों टाइप के ग्रोथ में ही आपके थायरोक्सिन हार्मोन का रोल है। अब फिजिकल ग्रोथ में भी आपके विसरल ऑर्गन्स की ग्रोथ अलग होती है, मस्कुलर ग्रोथ अलग होती है और स्केलेटल ग्रोथ अलग होती है। तो इसमें भी ये तीनों ग्रोथ जो है, ये जितनी भी टाइप की मैंने आपको ग्रोथ बताई है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये आपके पहला फंक्शन है आपके थायरोक्सिन हार्मोन का, ठीक है। इसका दूसरा फंक्शन है आपका BMR। थायरोक्सिन हार्मोन जो है इट रेगुलेट्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। BMR का फुल फॉर्म लिख लीजिए, बेसल मेटाबॉलिक रेट। कल थोड़ा बहुत बताया था मैंने आपको BMR के बारे में, ठीक है। तो लिख लो, थायरोक्सिन जो होता है वो BMR को रेगुलेट करता है। क्या होता है अभी एक बार और बताऊंगी मैं आपको, पहले लैंग्वेज फॉर्मेट लिख लो। थायरोक्सिन इट रेगुलेट्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। देखिए क्या होता है BMR, बताया था मैंने आपको। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या है, आपको मिनिमम अमाउंट में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैलोरी टू परफॉर्म द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी। बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए आपको मिनिमम अमाउंट में जितनी एनर्जी की जरूरत होती है इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज, उसको बोलते हैं अपन BMR। फिर मैंने आपको एक बताया भी था, जिम विम में जाते हैं अगर आप लोग, कुछ लोग होते हैं, एक एग्जाम्पल भी दिया था। सपोज दो पर्सन्स हैं, ठीक है, एक बंदा एकदम फिट है, एक बंदा ओबेस है, उसका हल्का सा मोटापा है। दोनों बंदों की डाइट सेम है, दोनों बंदों का फिजिकल जो एक्सर्शन है, जो फिजिकली जो वर्क करते हैं वो भी सेम है, लेकिन इसके बावजूद भी एक बंदा मोटा है, एक बंदा एकदम फिट है। और ये एक एडवर्सली एक एग्जांपल ये भी ले लो कि वही दो बंदे हैं, एक जो बंदा फिट है उसकी डाइट भी ज्यादा है और जो फिजिकल एक्सर्शन है, जो वो काम करता है, फिजिकल वर्कआउट करता है,
वो भी कम है कंपैरेटिवली टू द सेकंड कैंडिडेट। और वो जो दूसरा बंदा है वो खाने में भी एकदम रेस्ट्रिक्शंस रखता है, फिजिकल वर्क दोनों का सेम है, लेकिन फिर भी वो फिट है और एक मोटा है। तो क्या रीजन हो रहा है इसका? कुछ लोग नहीं बोलते जो खाए वही अंग लग जाता है, और कुछ भी खाओ लगता ही नहीं है। क्या होता है वो? देखा होगा ना आप, तो आप मैक्सिमम ऐसे तो बिल्कुल दुबले पतले लोग होते हैं ना, मोटे मोटे हट्टे कट्टे हम जैसे लोग हैं, 2 या 3 रोटी खाते हैं, 2 या 3 भी मुश्किल से इतनी रोटी खा पाते हैं, इससे ज्यादा अपन खाते ही नहीं है। और जो पतले पतले होते हैं उनकी डाइट देखो, 5-5 चपाती 6-6 चपाती खा जाते हैं, फिर भी उनको देख के मतलब इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है यार, कि क्या मतलब हम लोग साला चाट पकौड़ी नहीं खानी, ऑयली फूड नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, दुनिया भर के रेस्ट्रिक्शंस करते हैं, फिर भी थोड़ा सा भी खाओ तो गेन हो जाता है। और जो बिल्कुल दुबले पतले होते हैं ना, कितना ही पिज्जा खिला लो, कितना ही बर्गर खिला लो उन्हें, ठीक है, कितना ही घी खिला लो, कितना ही तेल खिला लो, और उनकी डाइट भी आपसे ज्यादा होती है नॉर्मल, 6-6 7-7 रोटियां खाते हैं। और अपन सोचे यार चलो मजदूरों की तो बात हटा दो, फिजिकल एक्सर्शन बहुत ज्यादा होता है, फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा होता है। अपन लोग का क्या काम है? एसी में बैठ के एक लेक्चर देके जाना है, फिजिकल एक्सर्शन तो होता नहीं है, सारा मेंटल काम है। तो सोचे भाई इस वजह से ऐसा होता होगा, लेकिन नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम भी हमारे जैसा है, वो भी एसी में बैठे बैठे काम करते हैं, पर फिर भी दुबले पतले हैं। तो फिर ऐसा क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? इससे रिलेशन है इसका बेसल मेटाबॉलिक रेट कुछ कैंडिडेट्स की। इसीलिए आप जिम में जाते हैं तो आपने देखा होगा ना, बिल्कुल डिप्रेस कर देते हैं। एक बार मैं गई थी थोड़ा सा, तो वो एक मशीन ऐसे हाथ लेके खड़ा कर देते हैं, चलो बीएमआर नापेंगे। एज कितनी है मैडम? 25 26 जो भी बोलोगे आप, 26 एज है, ठीक है। आपके मतलब बिल्कुल डिप्रेशन में, अब ऐसा भी नहीं 45 साल के तो नहीं लगते होंगे आपकी बीएमआर के अकॉर्डिंग, तो आपकी एज आप हो इतने साल के, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपकी एज आ रही 45 साल। आधा बंदा तो वही बिल्कुल वो सोचेगा भैया अब तू कुछ भी बोल, अब जल्दी से मेरे को ज्वाइन ही करा दे, ऐसे डिप्रेशन में डाल देते हैं कि इसके अकॉर्डिंग आपकी एज इतनी आ रही है। तो वो किस हिसाब से आपकी एज निकालते हैं? होती है आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या होता है वो जो मैं बता रही हूँ ना कि 2% एक ऐसा हो रहा है और एक ऐसा हो रहा है। कुछ लोगों की बीएमआर ज्यादा होती है और कुछ लोगों की बीएमआर कम होती है। तो जिन लोगों की बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होती है वो वेट लूज आसानी से करते हैं, ज्यादा जल्दी से फैट को गेन नहीं करते हैं। और जिन लोगों का बेसल मेटाबॉलिक रेट ही कम होता है, बहुत से लोगों का बेसल मेटाबॉलिक, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट ही कम होता है, तो क्या होता है, मैं बिल्कुल ही नहीं, पसीना चाहे कुछ ही कर लो आता ही नहीं है। तो जिन लोगों का बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होता है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी वेट गेन करते हैं। ठीक है, तो समझ में आया, जो खाए वही अंग लग जाए, तो वो सारा का सारा रोल ना ये इसी का होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट का। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया होगा। और ये तो आपको पता, इतना तो आपको पता ही होगा कि ये तो मैडम बता दिया कि रोल बेसल मेटाबॉलिक रेट का है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी, आज थोड़ा ज्यादा पसीना आता है ना तो फैट लूज होता है थोड़ा सा, बच्चे यार गरम गरम पानी से ही नहा लेते हैं, साला जल जाए भले ही, पर क्या वेट ही कम हो जाएगा। तो एक्चुअली होता क्या है, बीएमआर बढ़ता है तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इट विल लॉसेस द वेट। कंसेप्ट ये है। ठीक है, समझ में आया आपको इतना? चलिए तो लिख लीजिए। सबसे पहले तो हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, व्हाट इज द बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी in the form of calories which is required to perform the normal function. ठीक है, और फिर ये जो मैंने आपको बताया था लिख लीजिए कि अगर बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है, अगर ये बढ़ेगी, बॉडी की बीएमआर इंक्रीज होगा, तो इससे क्या होता है, आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है,
बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इट विल लॉस वेट। कॉलेज टाइम में मेरी रूममेट थी, ठीक है। अब रूममेट सुनते अगर वो वीडियो देखेगी तो फोन आके मेरे को गालियां देगी। सबसे पहले तो नाम तो एक्सपोज नहीं कर रही हूँ, तो मेरी रूममेट थी कॉलेज टाइम में। तो खैर मैं भी फिट थी ऐसा, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस रखते थे, ठीक है। ऑल्टरनेट संडेज पर ही जंक फूड खाना है, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को लेकर ज्यादा कंसर्न होते थे उस टाइम पे, तो इसी टाइम पर जंक फूड खाना है, ठीक है। डिनर के बाद रेगुलर वॉक करनी है 2 किलोमीटर तो कम से कम, ये रूटीन हम लोग फॉलो अप करते थे। मेरी वो तो खैर जरूरत से ज्यादा ही पतली थी, इतना भी नहीं होना चाहिए, वो तो खैर वेट पुट ऑन करने के लिए करती थी। पर आप बिलीव नहीं करोगे, आप सोचते हो ना गर्ल्स की इतनी डाइट नहीं होती। मैं उस टाइम मतलब अभी भी वही है, 2 या 3 चपाती मैक्सिमम खाती थी। वो भाई 7 गुजराती थी वो, ठीक है। वो बिल्कुल पूरे क्लियर कट समझ गई होगी कि रूममेट्स भी 3 का रूम मिलता है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो 3 रूममेट्स मतलब 2 रूममेट्स और होते हैं, तो अभी चलो अगर एक कंफ्यूज भी हो रही तो गुजराती बोलते हैं उसको, तो पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर देखेगी तो सबसे पहले तभी मेरा फोन बज के मेरे को गालियां सुनने को मिलेगी। तो वो गुजराती थी, तो गुजराती ना नाश्ता वाश्ते बहुत आते हैं घर से, तो ये बड़े बड़े पैकेट भर के पूरे दिन भर तो वो खाती थी। मैच जाते थे, आप बिलीव नहीं करेंगे, 7 चपाती तो उसका मिनिमम डाइट था, इतनी तो खानी है। और बिल्कुल ऐसी थी, ऐसा लगता था कि हम दोनों रूममेट मिलकर उसे खाना ही नहीं देते हो, और सबसे ज्यादा वो खाती थी। और हम लोग तो वॉक करते थे खाना खाने के बाद, और वो बैठती थी कि यार खाऊं, वैसे ही इतना खाया पिया है, अभी घूमूंगी तो और दुबली हो जाऊंगी। कैंटीन का डिस्टेंस थोड़ा सा दूर होता था हॉस्टल से हम लोगों की, तो जैसे एक तो था शाम को ऐसे ही आवारागर्दी मारने जाता है कैंटीन, ठीक है। और एक होता है कभी वास्तव में भूख लगती है तो भी जाते हैं। हम उससे बोलते थे दिन में यार चल पूर्वी अब नाम निकल गया गलती से, चल कैंटीन चल। तो वो बोलती थी नहीं यार, एक तो इतनी लंबी वॉक हो जाएगी, शाम को तो जाना ही है वहां पे। तो अभी दिन में तो मैं मतलब कितना ही उसे कुछ कर लो, जाती ही नहीं थी वो बंदी। और बिल्कुल दुबली पतली, और आज भी वैसी की वैसी है। उसको मतलब जो खाती है कुछ भी लगता ही नहीं है उसको। और एक हमारा है कि इतना भी खाएंगे ना अगर एक दिन, तो उतना में वेट पुट ऑन हो जाता है। उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा था, ये होता है डिफरेंस। अब आपको कोई बोले तो आप समझा सकते हैं ना ऐसे कि ऐसा क्यों होता है। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट जिनका बीएमआर बढ़ता है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका वेट लूज होता है, ठीक है। एक पॉइंट ये लिख लो, इट एनहेंस द ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी। ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। तो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी इंक्रीज होगी। इस वजह से इसे अपन कैलोरीजेनिक हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए, इट एनहेंस द ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी। अब ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है आपके बॉडी का, तो विच so it produce high amount of energy in the form of calorie. So it is called as, इसको बोलते हैं अपन कैलोरीजेनिक हार्मोन। ठीक है, आया आपको इतना समझ में? चलो इतना नोट कर लो पहले। ठीक है, तो जो बीएमआर बताया उसमें एक फंक्शन तो मैं आपको ये पूरा डिस्कस कर चुकी। सेकंड क्या होता है इसके अंदर ही, बीएमआर के अंदर ही है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की जो एक्टिविटी होती है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की एक्टिविटी को ये इंक्रीज करता है। इसकी वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये इंक्रीज होंगे आपकी सारी सेल्स में बॉडी के। ठीक है, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। इसकी वजह से मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी, और मेटाबॉलिक रेट इस वजह से आपकी बढ़ती है। आ गया समझ में? लिख लो ये।
It enhance the sodium potassium ATPase एक्टिविटी। ठीक है, इसको बढ़ाता है। इसकी वजह से क्या होता है? इट इंक्रीज द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। इसकी वजह से आपका क्या होगा? मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। डज इट इंक्रीज द ठीक है, आगे आपको इतना समझ में? इसकी वजह से अब मेटाबॉलिक रेट बढ़ रहा है ना, तो आपके ऑक्सीजन का जो कंजम्पशन है बॉडी में वो भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इट इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी। समझ में आ गया सभी को? इट इज ऑल अबाउट द बेसल मेटाबॉलिक रेट। तीसरा इसका जो फंक्शन है आपका, ये है आपके मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। मेटाबॉलिज्म में आपके थायरॉक्सिन हार्मोन का रोल है। अब इसमें फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तीनों का हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डाल लो, तीसरा फंक्शन क्या है इसका? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के अंदर सबसे पहले आप लिख लीजिए, फैट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। फैट के अंदर ये है कि ये आपकी एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है ना, उसको बढ़ाता है। उसमें सिंथेसिस और कैटाबॉलिज्म दोनों कराता है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली आपके कोलेस्ट्रॉल के कैटाबॉलिज्म में इसका रोल है। प्रीडोमिनेंटली मतलब समझिए, मतलब कराता दोनों है, पर ज्यादा डोमिनेंटली क्या कराएगा? कैटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये तो है आपके फैट के अंदर। तो लिख लीजिए, इट एनहेंस यानी कि बढ़ाता है, एनहेंस द एंजाइम एक्टिविटी दोनों, बोथ सिंथेसिस और प्रीडोमिनेंटली किसका कराता है? हाँ, एंड प्रीडोमिनेंटली कैटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये तो हो गया फैट के ऊपर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट के अंदर ये है कि आपकी जो ब्लड शुगर है ये इसको इंक्रीज करता है, इसीलिए इसे अपन डायबिटोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। थायरोक्सिन इज द डायबिटोजेनिक हार्मोन। क्यों? क्योंकि ब्लड शुगर को ये इंक्रीज करता है। ठीक है, इट इंक्रीज ब्लड शुगर ऑल्सो कॉल्ड, इसको बोलते हैं अपन कार्बोहाइड्रेट डायबिटोजेनिक हार्मोन। ठीक है, ये तो हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट में बात की। तीसरा मेटाबॉलिज्म हम लोग पढ़ते हैं इसका प्रोटीन के अंदर। प्रोटीन के अंदर भी एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों करेगा, लेकिन
आपके थायरोक्सिन का जब ऑप्टिमम कंसंट्रेशन होता है तब उसके ऑप्टिमम कंसंट्रेशन में प्रीडोमिनेंटली इट डज द एनाबॉलिज्म। ठीक है, करवाता दोनों है कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, बट एट ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ थायरोक्सिन इट प्रीडोमिनेंटली क्या कराएगा, एनाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिक रिएक्शन कैटाबॉलिक रिएक्शन पता होंगी आपको क्या होती है। डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन कौन सी है, फॉर्मेटिव रिएक्शन कौन सी होती है? हाँ, और फॉर्मेटिव एनाबॉलिज्म। ठीक है, पता है ना इसके बारे में। चलो तो प्रोटीन में लिख लो बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म but at optimum concentration of thyroxine प्रीडोमिनेंटली क्या कराएगा, प्रीडोमिनेंटली एनाबॉलिज्म। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये आपका इसका तीसरा फंक्शन हम लोगों ने देखा मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म में फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तीनों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है ये लिख लिया ना सभी ने, हटा दो इसे। नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है इट इज सीएनएस, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इसका क्या रोल है। तो 4th नंबर है ना, हेडिंग डाल लीजिए सीएनएस। सीएनएस में इस हार्मोन का रोल है डेवलपमेंट और इसके मैच्योरेशन में। ठीक है, तो एक ही वर्ड लिखना है, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ सीएनएस। तो लिख लीजिए डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ सीएनएस। ठीक है, 5th इसका फंक्शन हम लोग देखेंगे ब्लड पर क्या इफेक्ट है। तो ब्लड में इट स्टिमुलेट एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस क्या है, अब आपको पता होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ चुके पूरा। ठीक है, अब कुछ बच्चों की शक्लें बन गई होंगी, एरिथ्रोपोइसिस नहीं बताने वाली, घर जाके। अब तो क्या है, नेट की फैसिलिटीज है, सब स्मार्टफोन यूज करते होंगे, है ना। बोलती भी होंगे तो किताब खोल के ही देखते होंगे, नेट पर ही चला लेते होंगे एरिथ्रोपोइसिस क्या है। फिर अब इतने तो बुद्धिहीन है नहीं हम लोग, थोड़ा सा समझ के याद आ जाता होगा कि हाँ ऐसे ऐसा पढ़ाया था। यही करते हो ना, हम लोग के टाइम पे तो स्मार्टफोन्स कोचिंग वाले साफ ही मना कर देते, नए नए चले थे तो मिलते थे तो साफ ही मना कर देते। व्हाट्सएप तो तब था ही नहीं जब हम लोग 11th में पढ़ते थे तब। ठीक है, कॉलेज में तो आ गया था, आप तो बहुत ही ज्यादा पुराने इसीलिए थोड़ा सा ना रेक्टिफाई करना पड़ता है। तो तब नेट वेट पे मतलब स्मार्टफोन्स देते नहीं थे घर वाले हम लोग को, क्योंकि उनको लगता था कि पूरे टाइम इसी पर चलाते रहेंगे ये लोग, क्या पढ़ाई करेंगे। अभी आप लोगों के तो सबके पास होते होंगे, तो वहीं देखते होंगे आप लोग, फिर लिंक हो जाता होगा है। तो देख लेना खुद ही, ब्लड के अंदर इट स्टिमुलेट एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, और इसका एक 6th नंबर पे जो इसका फंक्शन है, इट इज द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। इट इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय द थायरोक्सिन हार्मोन। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस का जो मेंटेनेंस होता है, ये भी आपका थायरोक्सिन हार्मोन जो है इसको रेगुलेट करता है। ठीक है, तो 6th फंक्शन लिख लीजिए, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। It is also regulated by the thyroxine hormone. ठीक है, नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है, गोनैड्स के अंदर इसका क्या रोल है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, ठीक है, उसको रेगुलेट करता है ये। It regulates the menstrual cycle.
समझ में आया? इट इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ थायरोक्सिन। ठीक है, टोटल 7 फंक्शंस हम लोगों ने इसके अंदर डिस्कस किए। सबसे पहले मैंने आपको बताया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में किसी को कोई डाउट होगा नहीं, सिंपल सा कंसेप्ट था। ग्रोथ फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल, तीनों ग्रोथ के अंदर इसका रोल है। फिजिकल ग्रोथ में भी स्केलेटल, मस्कुलर और विसरल ग्रोथ होती है। दूसरा फंक्शन मैंने आपको बेसल मेटाबॉलिक रेट बताया। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होती है आपको समझ में आया होगा। बेसल मेटाबॉलिक रेट बॉडी की बढ़ेगी तो आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इट लॉसेस द वेट। इसको कैलोरीजेनिक हार्मोन क्यों बोला वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि आपके सोडियम, पोटेशियम, एटीपीज की एक्टिविटी को भी बढ़ाता है। उसकी वजह से नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ेंगे सेल्स में, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो आपके ऑक्सीजन का जो कंजम्पशन है बॉडी में ये भी बढ़ जाता है। ठीक है, फिर तीसरा मैंने बताया मेटाबॉलिज्म में इसका फंक्शन है। मेटाबॉलिज्म में फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तीनों के अंदर अलग अलग हम लोगों ने देखा। प्रोटीन के अंदर तो क्या, सॉरी फैट के अंदर तो क्या, एंजाइम एक्टिविटी को एनहेंस करता है। सिंथेसिस यानी कि एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म दोनों होंगे, लेकिन प्रीडोमिनेंटली कैटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में ब्लड शुगर बढ़ाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन थायरोक्सिन को, डायबिटोजेनिक हार्मोन। प्रोटीन के अंदर एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म दोनों होगा। इसमें तो होगा प्रीडोमिनेंटली कैटाबॉलिज्म, इसमें इसकी ऑप्टिमम कंसंट्रेशन पर प्रीडोमिनेंटली एनाबॉलिज्म होता है। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया। इसमें ऐसे हाईलाइट कर लेना, प्रीडोमिनेंटली कैटाबॉलिज्म हो रहा है फैट के अंदर, कोलेस्ट्रॉल का। इसमें प्रीडोमिनेंटली एनाबॉलिज्म होता है प्रोटीन के अंदर, और कार्बोहाइड्रेट में मैंने आपको बताया डायबिटोजेनिक हार्मोन के बारे में। ठीक है, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे उसके डेवलपमेंट और मैचुरेशन में इसका रोल है। ठीक है, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ सीएनएस। ब्लड के अंदर एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के मेंटेनेंस के अंदर इसका रोल है। ठीक है, गोनाइड्स के अंदर जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको रेगुलेट करता है। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। अब मैं इसका जो रेगुलेशन का वो एक पूरे चार्ट जो है ना कि कैसे ये हो रहा है, रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन सीक्रेशन। ठीक है, ये एक चार्ट फॉर्म में मैं आपको एक समझाती हूँ, पहले मेरे साथ साथ बना लो, देन आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, ये लिख लिया होगा सभी ने, हटा दूं इसे? हेडिंग डाल लीजिए, रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन सीक्रेशन, कैसे ये रेगुलेट होता है। अब देखिएगा, पहले लिखते जाओ फिर अपन एक साथ एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, पहले बना लो आप भी मेरे साथ साथ, आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू।
देख लीजिए अब, इट इज ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन सीक्रेशन। लिख लिया सभी ने? अब पेन वेन बंद कर दो, अब सुन लो, जिसका रह गया वो बाद में लिख लेना। क्या होता है देखो, एक्सपोजर टू कोल्ड, इसका मतलब तो आप समझते होंगे कोल्ड के एक्सपोजर में, या फिर आपकी जो जनरल क्रिकार्डियन रिदम होती है, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, CIR आएगा, CIRDIAN, अभी कर दूंगी करेक्शन, ठीक है। क्रिकार्डियन रिदम मतलब समझते हैं क्या होता है? नहीं, क्रिकार्डियन रिदम यानी कि जो जनरल रिदम होती है ना अपनी नॉर्मल डे की, सुबह उठना, रात में सोना, जो जनरल एक्टिविटीज होती है, ठीक है। तो एक्सपोजर टू कोल्ड एंड क्रिकार्डियन रिदम, ये क्या करते हैं? ये आपके हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। इन दोनों ने क्या किया? आपके हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट किया। ये हाइपोथैलेमस जब एक्टिवेट होता है, इससे TRH, दैट इज द थायरोट्रोपिन रिलीजन हार्मोन, ये सीक्रेट होता है। और ये जो आपका हार्मोन है, ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है, ठीक है। इन दोनों ने, क्रिकार्डियन रिदम और जो एक्सपोजर टू कोल्ड ने, आपके हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट किया। हाइपोथैलेमस से TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजन हार्मोन जो है, ये आपका सीक्रेट हुआ। ये जो हार्मोन है, ये आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है। फिर वहां से ये आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है सीक्रेट होता है। ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये आपके थायराइड पर एक्ट करता है और थायराइड से आपका थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। जब ये जो थायरोक्सिन हार्मोन जो रिलीज हो रहा है, ये ज्यादा अमाउंट में रिलीज होगा, इसका लेवल बढ़ जाएगा। थायरोक्सिन हार्मोन लेवल इंक्रीज लिख रखा है मैंने। थायराइड से जो थायरोक्सिन हार्मोन T4 जो रिलीज हो रहा है, जब इसका अमाउंट बढ़ जाएगा, तो इसकी दो जगहों पर नेगेटिव फीडबैक जाता है। एक तो जा रहा है, आपको दिख रहा होगा नेगेटिव फीडबैक हाइपोथैलेमस पर, एक नेगेटिव फीडबैक है एंटीरियर पिट्यूटरी पर। नेगेटिव फीडबैक से क्या होता है? अगर थायरोक्सिन हार्मोन के लेवल के इंक्रीज होने की वजह से आपका नेगेटिव फीडबैक जा रहा है हाइपोथैलेमस पर, तो अब यहां से बाद की जो सारी एक्टिविटी है रुक जाएंगी, ठीक है। इससे ये हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा, ये इस पे एक्ट नहीं करेगा, मतलब यहाँ का पूरा प्रोसेस रुक गया। और अगर इसका नेगेटिव फीडबैक आपका यहाँ एंटीरियर पिट्यूटरी पर जाएगा, तो ये पूरा सीक्वेंस रुक गया, ठीक है। ऐसे ये बैलेंस्ड होता है। समझ में आ गया किसी को? इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन सीक्रेशन। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आपको इसके अब डिसऑर्डर्स। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है, ये हम लोग देखेंगे। बस ये डिसऑर्डर्स और बचे, इसके बाद वी विल कंटिन्यू विद द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस रह गया ना एनसीईआरटी वाला, बताया था मैंने आपको। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके पहले आप इतना नोट कर लीजिए। ठीक है। इसके डिसऑर्डर्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आपका हाइपोथायरॉयडिज्म। नाम से ही पता लग रहा होगा कुछ तो। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब, हाँ, इसके अंदर अपन तीन चीजें पढ़ेंगे। एक तो गॉइटर, ठीक है, एक है आपका क्रिटिनिज्म और एक है आपका मिक्सोडेमा। अभी सिर्फ नाम नाम सुन लो, अभी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है। सबसे पहले मैं सिंपल और कॉलॉइड गॉइटर के बारे में आपको बताऊंगी। आपको थोड़ा बहुत आइडिया है क्या गॉइटर के बारे में? पता होगा थोड़ा बहुत तो, जनरल है। बताओ क्या पता है, जिस भी लैंग्वेज में आता है बोलो बेझिझक। हाँ, क्या होता है गले में? हाँ, किस वजह से होता है? किसकी वजह से? थायराइड की कमी की वजह से। थायराइड की कमी कैसे होती है? थायराइड आप लेते हो क्या डायरेक्टली फूड के अंदर? तो थायराइड तो एक हार्मोन है। फिर क्यों सीक्रेशन कम होता है इसका? नहीं, चल इतना बता दिया, वही बात है। इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द फूड, फूड के अंदर अगर आपकी आयोडीन की कमी है तो क्या होता है, ये जो इसका जो एब्जॉर्प्शन है, ये ज्यादा से ज्यादा ब्लड से एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं आपके आयोडीन को। इस वजह से आपके उसका एनलार्जमेंट हो जाता है थायराइड ग्लैंड का। इसे अपन बोलते हैं सिंपल और द कॉलॉइड गॉइटर। ठीक है। और ऐसा आपको मोस्टली उन लोगों में देखने को मिलता है जो कि माउंटेन स्लोप्स पर रहते हैं, क्योंकि जो आयोडीन की कमी की वजह से हो रहा है ना, आयोडीन मोस्टली नदी के साथ, पानी के बहाव के साथ ही बह जाता है।
तो इस वजह से ऐसे लोगों में अधिकतर वहां पर रहने वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर ये आपको देखने को मिलता है। और जो लोग सी फूड खाते हैं, सी फूड पता है ना, क्रैब्स, फिशेस और ये सब जो आता है, सी फूड जो खाते हैं, उनके अंदर इसके सिम्टम्स कभी भी देखने को नहीं मिलते। और अगर एंडेमिक गॉइटर, एक नाम एंडेमिक्स तो समझते होंगे, अगर मतलब बहुत सारे लोगों में इस डिसीज के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो बोलेंगे एंडेमिक गॉइटर। समझ में आ गया? सिंपल सा है। इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन फूड देन थायराइड it tried to absorb more and more iodine from the blood and it enlarges in size, it is called the goiter। ठीक है, अधिकतर किन लोगों में मिलेगा? जो कि माउंटेन स्लोप्स पर रहते हैं। रीजन क्या है? वाटर के साथ आपका आयोडीन भी बह जाता है। अगर ज्यादा लोगों के अंदर इस डिसीज के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो उसको आपने अभी डिसीजेस पढ़ेंगे तो आएगा एंडेमिक, पैंडेमिक क्या है, ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने, ये टर्म तो सुनी होगी, खाली नहीं सुनी, वहां सुन लेना, ठीक है। तो अगर ज्यादा लोगों में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं डिसीज के तो उसे बोलता है एंडेमिक गॉइटर। और मैंने क्या बोला, किन के अंदर आपको इस डिसीज के सिम्टम्स कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे? जो लोग सी फूड खाते हैं, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट दिस। लिख लो सिंपल और कॉलॉइड गॉइटर के बारे में। इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन फूड then it try to absorb more and more iodine from blood and increase its size। इट इज कॉल्ड गॉइटर। ठीक है, गॉइटर क्या है ये तो समझ में आ गया। फिर मैंने बोला ज्यादातर किन लोगों में देखने को मिलता है? इट इज सीन मोस्टली इन द पीपल मोस्टली इन द पर्सन्स हु लिव इन माउंटेन स्लोप्स। उन लोगों के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। बिकॉज आयोडीन फ्लो विथ वाटर, ठीक है, इस वजह से उनके खाने में आयोडीन की कमी रहती है हमेशा। और लिख लो द सिम्टम ऑफ दिस डिसीज नेवर सीन इन द पर्सन हु टेक सी फूड। ठीक है, it never occur in person who take seafood। और ये लिख लो एंडेमिक गॉइटर क्या है? इफ many people showing the symptoms of this disease then it is called endemic goiter। many persons show the symptom of this disease then it is called endemic goiter। ठीक है, आया आपको इतना समझ में? ये तो हो गया पहला। दूसरा है आपके क्रिटिनिज्म, CRETENISM। मैंने आपको
लिख लिया ये, हटा दो इसे। चलिए दूसरा हेडिंग डाल लीजिए, क्रेटिनिज्म। इफ हाइपोथायरॉयडिज्म इट अकर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग, मतलब क्या वैसे जनरली नॉर्मल होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम किसी किसी को डायबिटीज हो जाती है, आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी वो नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये सब होता है। एक प्लेसेंटा से एक हार्मोन सीक्रेट होता है, इस वजह से मदर में डायबिटिक हो जाते हैं। तो कभी कभी तो डायबिटीज हो जाती है प्रेग्नेंट वुमेन्स को, वैसे नहीं होती, और प्रेगनेंसी के बाद जस्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी सही हो जाती है, लेकिन उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए हो जाती है। ऐसे ही आपने सुना होगा, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में किसी किसी को थायराइड की कंप्लेंट हो जाती है। ठीक है, सुना है आप लोगों ने ये चीज, इसलिए बोल रहे हैं डॉक्टर अगर आप उससे नॉर्मल है पर फिर भी प्रेगनेंसी में शुगर टेस्ट और थायराइड का टेस्ट कराते हैं। यही रीजन होता है, क्योंकि कभी कभी सिर्फ प्रेगनेंसी वाले ड्यूरेशन में ये डेवलप हो जाता है। अगर मैं आपको बता दें, जैसे डायबिटीज तो नहीं, इसमें तो अपन थायराइड का ही पढ़ेंगे। अगर डायबिटीज हो जाती है प्रेग्नेंट वुमेन्स को, तो प्रीमेच्योर बेबी के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वेट बहुत ज्यादा, मतलब जो उसका ग्रोथ होता है वेट ज्यादा गेन करते रहते हैं, तो प्रीमेच्योर डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे ही क्रिटिनिज्म क्या है, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो इसकी वजह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है आपके ग्रोइंग बेबी की, ये इसको इफेक्ट करता है। ठीक है, स्टंटेड ग्रोथ उनके अंदर देखने को मिलती है। स्टंटेड ग्रोथ मतलब समझते होंगे, ठीक है, हाँ ठीक है। मेंटली रिटार्डेशन, उनका जो जनरल आईक्यू लेवल होता है ये भी कम होता है, और अबनॉर्मल स्किन जो है ये उनके अंदर आपको देखने को मिलती है। ये है आपका क्रिटिनिज्म। समझ में आया? अगर हाइपोथायरॉयडिज्म कब है? ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो ये आपके जो ग्रोइंग बेबी है उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट को किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है मैंने आपको बताया। ठीक है, तो लिख लो इसे। इफ आ गया ना ये समझ में? इफ हाइपोथायरॉयडिज्म it occur during pregnancy, इसीलिए उस टाइम पर्टिकुलर टैबलेट्स और रेस्ट्रिक्शंस पर रखते हैं ना। हम सोचते हैं ठीक है प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में है, उसके बाद सही हो जाएगा, तो क्यों उसके इतना प्रिकॉशंस रखना? क्योंकि ग्रोइंग बेबी पर इसका इफेक्ट होता है सबसे ज्यादा, इसीलिए वो प्रिकॉशंस और जो मेडिकेशंस देते हैं उसे फॉलो अप करना पड़ता है। ठीक है ना? इफ हाइपोथायरॉयडिज्म अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, then it affects the growth and development of growing baby. क्या होता है? इट रिजल्ट्स इन, क्या बताया था मैंने कैसी ग्रोथ होती है? इट रिजल्ट्स इन स्टंटेड ग्रोथ, इसके ब्रैकेट में लिख लेना क्रिटिनिज्म। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस क्वेश्चन, लो आईक्यू होता है, एंड अबनॉर्मल स्किन। ठीक है, ये सारे इसके अंदर इफेक्ट्स हैं। लिख लो, एक चार्ट भी बना लो, जैसे कि जो क्रिटिनिज्म है वही ये आपके फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल तीनों ग्रोथ को इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसके जो इफेक्ट आएंगे आपके,
सबसे पहला फिजिकल इफेक्ट, ठीक है, दूसरा आपका मेंटल, और तीसरा आपका सेक्सुअल। फिजिकल में वही आपका स्केलेटल, मस्कुलर और विसरल, ठीक है। तो इसमें है आपका स्केलेटल, मस्कुलर और विसरल, ठीक है ना। और मेंटल में तो ईडीओसी, ये आपको देखने को मिलेगा। सेक्सुअल के अंदर आपके जो सेक्स इन्फेंटाइल सेक्स ऑर्गन्स होंगे और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नहीं होते इनके अंदर। लिख लीजिए, सेक्सुअल में क्या है, इन्फेंटाइल सेक्स ऑर्गन, नो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। स्केलेटल में ड्वार्फ रह जाते हैं, बोने, ठीक है। विसरल इट वाज नॉट सो रिटार्डेड, इतना ज्यादा भी नहीं होता। हेंस आगे आपको समझ में, ये है आपका क्रिटिनिज्म। बस एक ही की पॉइंट क्या है, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर हाइपोथायरॉइडिज्म हो रहा है तो उसको बोलते हैं अपन क्रिटिनिज्म। क्या होता है, ग्रोइंग बेबी पर इफेक्ट आता है इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पर, ठीक है। बता दिया, मेंटल, फिजिकल और सेक्सुअल तीनों चीजों पर इफेक्ट करेगा। फिजिकली स्केलेटल ड्वार्फ रहेंगे, मस्कुलर एक्टिविटीज भी इनकी कम होगी, ठीक है। विसरल बहुत ज्यादा रिटार्डेड नहीं होता लेकिन पालोब्लाइट होता है, ठीक है। मेंटल में ईडीओसी, मेंटल रिटार्डेशन है, मतलब आईक्यू जो है जनरल से कम होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिटार्डेशन क्या है, सेक्स ऑर्गन्स इन्फेंटाइल होंगे और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये इनके अंदर डेवलप नहीं होते हैं। क्लियर, इट इज ऑल अबाउट द क्रिटिनिज्म। अगर हाइपोथायरॉइडिज्म अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर हो रहा है, सिंपल और कोलोइडल गोइटर क्या है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर खाने के अंदर ही आपकी आयोडीन की कमी है तो फिर ये क्या करेगा, ब्लड से ज्यादा आयोडीन को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, इससे वजह से उस पर्टिकुलर उसका एनलार्जमेंट होता है, इसे अपन बोलते हैं सिंपल गोइटर। अगर यही बहुत सारे आपने पैंडेमिक डिसीजेज होती है, एंडेमिक डिसीजेज होती है, कुछ कुछ महामारी, हिंदी में ना महामारी है, ये तो एक पर्टिकुलर पूरे एरिया को ही कवर अप कर लेती है। खैर ये डिसीजेस में पढ़ते हैं हमें, एंडेमिक पैंडेमिक डिसीज, ये भी यहाँ पर इतना नहीं, बस यहाँ पर तो ये एक टर्म देख लो कि इसको एंडेमिक गोइटर क्या होता है। अगर बहुत सारे लोगों के अंदर इस डिसीज के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो एंडेमिक गोइटर। कहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा, माउंटेन स्लेप्स एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं वहां पर ये डिसीज के सिम्टम्स ज्यादा देखने को मिलेंगे उन पर्सन्स में। रीजन क्या है, क्योंकि आयोडीन जो होता है वो वाटर के साथ बह जाता है इस वजह से, ठीक है। और जो लोग सी फूड खाते हैं उनके अंदर ये नहीं देखने को मिलता। समझ में आया। अब एक है आपका थायराइड मिक्सोडिमा, ये लास्ट है हाइपोथायरॉइडिज्म के अंदर, ठीक है। थायराइड मिक्सोडिमा क्या है, अडल्ट के अंदर अगर हुआ तो मिक्सोडिमा, और अडल्ट वुमेन्स के अंदर अगर होता है तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसको ये इफेक्ट करता है, ठीक है। तो लिख लीजिए, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, लिख लोगे आप ये, इन अडल्ट इट कॉज मिक्सोडिमा, और अडल्ट फीमेल के अंदर इट इफेक्ट्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट दिस। ये आपका हो गया हाइपोथायरॉइडिज्म, ठीक है। इसमें ये तीनों हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इसके अंदर है आपका हाइपरथायरॉइडिज्म। हाइपरथायरॉइडिज्म में क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे, तब तक आप इतना नोट कर लो। तो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डाल लीजिए हाइपरथायरॉइडिज्म। अब नाम से ही पता तो लग ही जाता है इसका मतलब, है ना।
क्या होता है, आपके थायराइड ग्लैंड के कैंसर की वजह से, या फिर अगर आपके थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल्स का डेवलपमेंट हो जाए, तो इस वजह से क्या होता है, सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन ये उसके लेवल से ज्यादा अबनॉर्मली इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से जो कंडीशन अराइज होती है उसको अपन बोलते हैं हाइपर थायराइडिज्म। ठीक है, और ये जो हाइपर थायराइडिज्म जो कंडीशन आ रही है इस वजह से, ये आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी को एडवर्सली इफेक्ट करता है। ठीक है, बस उतना ही है इसके बारे में, समझ में आ गया? तो लिख लीजिए, ड्यू टू द कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड and development of nodules थायराइड ग्लैंड के कैंसर की वजह से, या फिर थायराइड ग्लैंड के अंदर जो नोड्यूल्स का डेवलपमेंट होता है, इस वजह से क्या होता है, इट इंक्रीज द synthesis and secretion of thyroid hormone abnormally. Synthesis and secretion of abnormally increase हो जाता है उसका लेवल थायराइड हार्मोन का। इस वजह से जो कंडीशन अराइज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर थायराइडिज्म। ठीक है, इट लीड्स टू अ कंडीशन विच इज कॉल्ड उसको बोलते हैं हाइपर थायराइडिज्म। ठीक है, विच एडवर्सली अफेक्ट द फिजियोलॉजिकल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। विच एडवर्सली अफेक्ट द फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी। ठीक है, अब एक है आपका एंड में क्या बोलते हैं, थायरोटॉक्सिकोसिस। थायरोटॉक्सिकोसिस बोलिए, या फिर इसे अपन ग्रेव्स डिसीज भी बोलते हैं, या फिर इसे अपन एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर भी बोलते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल लो, मैं आपको बताती हूँ क्या होता है एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। या फिर से हम बोलते हैं आपका ग्रेव्स डिसीज, या फिर इसे बोलते हैं अपन थायरोटॉक्सिकोसिस, या फिर इसे बेस डोज डिसीज भी बोलते हैं। एक सेकेंड, ये सारे नाम है इसके। कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है आपको एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर? आप लोगों ने फोटो देखा हो इसका बुक के अंदर? कुछ भी आइडिया है? ऐसे एक अजीब सा फोटो था, आंखें ऐसे निकली हुई होती है उसके अंदर। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर जो है, या फिर ग्रेव्स डिसीज जो है, ये एक टाइप का हाइपरथायराइडिज्म का ही एक फॉर्म है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट होता है। आपकी जो आई बॉल है ये प्रोट्रूडेड हो जाती है, इसके अंदर से बाहर से निकली हुई होती है। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है ये बढ़ता है, पर्सन का वेट कम होता है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके इसके। ठीक है, बस इतना ही है इसके बारे में। आया आपको समझ में? चलो लिख लो,
इट इज द फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म का ही एक फॉर्म है ये। विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर क्या बताया मैंने आपके, एनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट होता है। ठीक है, एक क्या हो रहा है इसके अंदर, प्रोट्रूटेड आईबॉल। इसका डायग्राम देखना आप लोग, मैं आपको आज तो मैं लेकर नहीं आई बुक, कल आपको दिखाऊंगी। मतलब आप देखोगे ना घर जाके देखना, मतलब आईबॉल जो है ना बिल्कुल ऐसे आंखें ऐसे बाहर से निकली हुई सी दिखती हैं इसके अंदर। ठीक है, प्रोट्रूडेड आईबॉल। और एक है आपका बीएमआर जो है ये बढ़ रहा है, लॉस वेट। ठीक है, आया आपको समझ में? इट इज ऑल अबाउट द हाइपरथायरॉयडिज्म। यहां पर आपका थायराइड ग्लैंड हो गया कंप्लीट। ठीक है, थायराइड ग्लैंड में आज हम लोगों ने फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन से शुरू किए, 7 फंक्शंस उसके डिस्कस किए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसको अंदर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पहले ही बता दिया। बीएमआर पे क्या रोल है इसका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर क्या रोल है, ब्लड पर क्या रोल है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट और गोनेड्स पर क्या रोल है। इस तरह के 7 फंक्शंस जो हम लोगों ने थायरोक्सिन के अंदर देखे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर सिंपल और कॉलॉइड गॉइटर क्या है ये बताया, क्रिटिनिज्म। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल क्या क्या ग्रोइंग बेबी के इस पे क्या क्या इफेक्ट आता है, ये सब हम लोग ने डिस्कस किया। मिक्सोडिमा क्या है ये हम लोगों ने डिस्कस किया। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है, अगर थायराइड ग्लैंड के कैंसर की वजह से या फिर थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल्स के डेवलपमेंट की वजह से आपके थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस और सीक्रेशन अब नॉर्मली बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उससे जो कंडीशन अराइज होती है उसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, जो कि आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी को एडवर्सली इफेक्ट करता है। ठीक है, फिर इसमें एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, इसके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे सिनोनिम याद रखना। ग्रेव्स डिसीज भी बोलते हैं, मैक्सिमम ये 3 नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, ग्रेव्स डिसीज एंड थायरोटॉक्सिकोसिस। अब लेकिन अभी एक बच रहा है तो उसे भी क्यों छोड़े, यहां से पूछ लिया तो बेस्डॉस डिसीज, ये सारे एक ही नाम है इसके, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। इसमें मेनली ये वाला कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं प्रोट्रूडेड आई बॉल, ये आपको देखने को मिलती है एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर के अंदर। ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म का ही एक फॉर्म है, प्रोट्रूडेड आई बॉल रहेंगे, थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट होता है, बीएमआर बढ़ता है, वेट लूज होता है। ठीक है, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसमें अगर क्वेश्चन बनता है ना अगर इससे, तो ये प्रोट्रूडेड आई बॉल से बना है मोस्टली, और नाम एक्सोप्थेल्मिक, ग्रेव्स डिसीज और थायरोटॉक्सिकोसिस किसी भी नाम से पूछते हैं। प्रोट्रूडेड आई बॉल में मैक्सिमम आपको एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर के नाम से ये पूछ लेते हैं, पर ये तीनों नाम, चारों नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। आया आपको इतना समझ में? इट इज ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट हम लोग हाइपोथैलेमस जो है ये डिस्कस करेंगे आपका, जब तक आप इसे इतना नोट कर लो। सॉरी। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट अपन लोग हाइपोथैलेमस जो है ये डिस्कस करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए हाइपोथैलेमस। अभी थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा हाइपोथैलेमस के बारे में, नर्वस सिस्टम पढ़ चुके, किसमें आता था ये? मैं यही बोलने वाली थी, इतना बड़ा ये मत बोलना, ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, ब्रेन अब पढ़ लिया ना, पढ़ने से पहले बोलते तो समझ में भी आता, ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन में भी डिटेल में थोड़ा तो बताओ। ये तो सबको पता है ब्रेन का पार्ट है, मतलब नर्वस सिस्टम पढ़ने के बाद ये हालत है कि मुझे बता रहे ब्रेन का पार्ट है। ब्रेन में क्या, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, कहाँ क्या, थोड़ा कुछ तो बताओ। मिड ब्रेन में, वेरी गुड, बताते ही मत, क्यों बता दिया? मिड ब्रेन में है ये। कितना भी नर्वस सिस्टम पर ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं, 2-3 लेक्चर हुए एंडोक्राइन के, फिर इतनी जल्दी, इतना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस या फिर पढ़ाई नहीं तो मेमोरी में कहां से जाएगा? पढ़ाई नहीं बोल मत देना, रोज यहाँ पर मतलब इतना गाना गाती हूं मैं, उसके बाद भी पढ़ते नहीं हो। मिड ब्रेन, इतना बड़ा ब्लंडर क्रिएट कर रहे हो आप लोग। मिड ब्रेन
ये तो ऐसा होना चाहिए कि क्लास तो बड़ी है ना, उतने से ही आ जाना चाहिए, इतना बड़ा ब्लंडर तो होना ही नहीं चाहिए मिड ब्रेन। मैं तो उसमें पूछती अभी फोर ब्रेन के अंदर कुछ डिटेल में जाती है, आपने तो मुझे उसके अंदर जाने लायक ही नहीं छोड़ा, पहले ही ऐसे कर दिया कि भैया सोचना ही मत, ये बताएंगे। फोर ब्रेन के अंदर था ना। गलत बोल रही हूं चाहे तो कॉन्फिडेंस, गलत बोलो तो कॉन्फिडेंस से बोलो, सही बोलो तो कॉन्फिडेंस से बोलो, क्या है सही है गलत है? हो सकता है ऐसे गेम खेल रही हूं आपके साथ, आपने बोला हो सही बोला हो, क्या है? फोर ब्रेन है मिड ब्रेन है? बताओ। अरे कॉन्फिडेंस रखा करो यार खुद पर। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस गाना गा रही हूँ इसलिए मिड ब्रेन है, फोर ब्रेन है, गलत ही था, है ना? गलत चीजों पर ही कॉन्फिडेंस होता है। अगर सही बोलते और इतना ट्विस्ट करती ना तो अभी तक तो स्विच कर जाते उस जगह से। नहीं, आप जो बोल रहे हैं वही सही है। गलत चीजों पे बहुत कॉन्फिडेंस बोलते हैं और सही चीजों में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता हमें। हाँ, इसका मतलब ये है कि आप देखो कितनी जल्दी इन्फ्लुएंस में आ जाते हो। वो इन्फ्लुएंस में इसलिए आ रहे हो, वैसे कुछ बच्चे तो सही बोल रहे हैं, कुछ बच्चे जो ऐसे बोल रहे हो इन्फ्लुएंस में इसलिए आ रहे, पढ़ाई नहीं है उनने इतना, तो काय चीज पे कॉन्फिडेंस, किस चीज पे कॉन्फिडेंस से हम लोग बोले? पढ़े तो कॉन्फिडेंस आए ना, पढ़ने के बाद आता है कॉन्फिडेंस, उसके पहले थोड़ी ना आता है। अब क्या क्या तो शुरू करूंगा, दिमाग खराब कर देते हो तुम लोग तो बेसल पार्ट है आपका डायंसेफेलॉन का, ठीक है? इट फॉर्म द बेसल पार्ट ऑफ द डायंसेफेलॉन। डायंसेफेलॉन कहां पढ़ा था? ये पूरा में डायंसेफेलॉन का बेसल पार्ट, कुछ पता है क्या डायंसेफेलॉन के बारे में? है? पढ़ना घर जाके, ठीक है? तो इट फॉर्म द बेसल पार्ट ऑफ द डायंसेफेलॉन एंड इट परफॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शंस। बहुत सारे फंक्शंस में इसका रोल है, ये आपको पता है, ठीक है? पता है, मैं वैसा मान के चल रही हूँ, पूछ ही नहीं रही, इधर डिप्रेशन में डाल देती हूँ, आप लोग पता नहीं जाते हो कि नहीं जाते, ठीक है? तो मैं मान लेती हूँ कि आपको पता है, पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है? और इसके अंदर बहुत सारी न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, विच इज कॉल्ड न्यूक्लियाई, और इससे आपके हार्मोन्स रिलीज होंगे, ठीक है? हाइपोथैलेमस से जो आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ये आपके दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपके रिलीजिंग हार्मोन और एक होते हैं आपके इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स का जो सिक्रीशन होता है उसे स्टिमुलेट करते हैं, और इनहिबिटरी हार्मोन क्या करेंगे, उन्हें इनहिबिट करेंगे। नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है? तो लिख लो पहले इतना। ये तो आपको शुरुआत की दो लाइनें तो आपको पता ही होनी चाहिए थी, ये तो पता है अपन को, नर्वस सिस्टम पढ़ चुके हैं पूरा। इट फॉर्म द बेसल पार्ट ऑफ डायंसेफेलॉन ठीक है? डायंसेफेलॉन के बेसल पार्ट का फॉर्मेशन करता है आपका हाइपोथैलेमस एंड इट परफॉर्म a wide variety of functions। क्या क्या था इसका रोल? क्या क्या फंक्शंस पढ़े थे हाइपोथैलेमस के? हाँ, एएनएस कंट्रोल, एंडोक्राइन कंट्रोल, याद है ना? तो वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शंस है, ठीक है? इसके अंदर इट कंटेन अ ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल विच इज कॉल्ड न्यूक्लियाई, ठीक है? तो इट कंटेन, ये भी पता है, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है ये भी उसके अंदर। बोल रही हूं तो किया ही होगा, भले ही अपन को तो याद नहीं आ रहा, हूं कर देते हैं। इट कंटेन अ ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल विच इज कॉल्ड न्यूक्लियाई। विच प्रोड्यूस हार्मोन, ये आपके हार्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है? और ये जो हार्मोन है, दिस हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन।
आप लोगों की जो कुछ बच्चों की जो हालत है ना, फोरब्रेन डायंसेफेलॉन, सीरियसली बता रही हूं, सिलेक्शन जो है मेडिकल में इतना आसान नहीं है जितना अपन समझते हैं, ठीक है। और एक होता है ना, आप लोगों ने अभी एग्जाम दिया होगा, आप सोच रहे होंगे यार बिना पढ़े ही इतने मार्क्स आ गए, थोड़ा सा पढ़ लूंगा, इतना सा ही तो डिफरेंस है, वो पार कर लूंगा। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, जो कंसंट्रेशन होता है कंपटीशन का बच्चों का, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक नॉर्मल रेंज तक आना आसान है, कंसंट्रेशन ही बहुत कम है। एक एक नंबर के लिए कितना कंपटीशन है, कितनी मेहनत आपने देखे नहीं होंगे ऐसे स्टूडेंट्स। मैं बता रही हूँ, 2-2 साल तक रिपीट करते हैं सिर्फ किस लिए, एक नंबर रह गया बस। वो एक नंबर जो उन्हें खलता है ना, वो आप उनसे पूछिए, नेक्स्ट टाइम फिर करते हैं, सिर्फ एक नंबर से फिर भी रह जाते हैं। तो जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे ना, आपने देखा होगा, एक आदमी सोचो बिना पढ़े साला 700 में रैंक आ रही है, इतना पढ़ते हैं तो भी 200 में ला रहे हैं, तो मतलब थोड़ा सा भी पढ़े हम लोग तो 500 में आ जाते हैं। एक बार आप 200 में आके देखो, उसको 100 में आके देखो, फिर उसमें एक एक रैंक के लिए कितना सैक्रिफाइस, कितना कंपटीशन है, कितना आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ये आपको तब समझ में आएगा। नीचे क्योंकि बच्चों का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, तो वहां इतना कंपटीशन ही नहीं है, कंपटीशन तो बाद में शुरू होता है, तो इतना आसान नहीं होता। आपके पास 1 साल होता है पढ़ने के लिए, इसको बिल्कुल ऐसे जुनून की तरह लेना चाहिए कि मतलब इस टाइम पर ऐसा होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, और मेरे अकॉर्डिंगली नहीं, सक्सेस भी उन्हीं बच्चों को मिलती है। और जिसमें भी कुछ तो होते हैं बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, एक होता है नॉर्मल बच्चा, तो बहुत इंटेलिजेंट तो वो भी बहुत मेहनत करते हैं, तो नॉर्मल बच्चे को तो वैसे ही ज्यादा मेहनत की जरूरत है। ये टाइम ऐसा होना चाहिए कि घर गृहस्थी रिश्तेदारी सब भूल जाओ। क्यों? आप शादियों में जाते हो, फंक्शंस में जाते हो, पार्टीज में जाते हो, आपके नहीं जाने से वो नहीं रुकेगा, लेकिन आपके वहां जाने से आपका सिलेक्शन जरूर रुक सकता है। तो क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? और जितने भी रिश्तेदारी होती है, सुनने में बुरा लगेगा पर ये बात सही है, अगर आपकी पोजीशन होगी ना, अपन बहुत सोशल एनिमल ही बन जाते हैं लोग बाग, यहाँ नहीं जाएंगे तो सब बुरा लग जाएगा, यहाँ नहीं करेंगे तो। आप कितने ही सोशल एनिमल बनो, जब तक आपकी खुद की कोई पोजीशन नहीं होगी ना, आपको कोई नहीं पूछने वाला। अगर आपकी खुद की पोजीशन होगी, आप इतना सोशलिटी नहीं भी निभाओगे ना, तो भी इंसान आपके आगे झुकेगा। ये आजकल का ऐसा ट्रेंड है। मैं ये नहीं बोलती कि सोशल एनिमल नहीं, पर एक पर्टिकुलर टाइम होता है, अभी तो सब छोड़ देना चाहिए। कुछ नहीं, कोई दुनियादारी है ही नहीं आपके लिए, सिर्फ आपकी बुक्स, आपके बस बुक्स और आप और ये क्लास, इसके अलावा कोई तीसरी जगह नहीं होनी चाहिए, तब जाके सिलेक्शन मिलता है। और सिर्फ 1 साल की मेहनत है, ठीक है, 1 साल मेहनत कर लो, पूरी जिंदगी मजे कर लो, या फिर 1 साल मजे कर लो और पूरी जिंदगी परेशानी भोग लो, ये चीज होती है। तो क्या, मुझे पता है बोलना आसान होता है, बोल के हम लोग तो निकल जाएंगे, क्या है हम लोग आपको पार्टीज में दिख जाएंगे, आप तो खुद करो तो, पर करना पड़ता है। एक पर्टिकुलर हम लोगों ने वो फेज जो है वो क्रॉस कर लिया है, आपको उसे क्रॉस करना है, तो इसको मेक इट दैट टाइप ऑफ थिंग। बहुत ज्यादा सर्किल कैलकुलर एक्टिविटीज में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है अभी। अभी 1-2 साल के लिए आप सब चीजों से अपने आप को एकदम सेपरेट कर लो, तभी कुछ हो सकता है। और ये टाइम है ना, ये पता नहीं चलता, ये ऐसे खिसकता है। और जब एक पर्टिकुलर टाइम ही एक ऐसी चीज है जिसे आप वापस कभी लौटा के नहीं ला सकते, एक बार ये निकल जाएगा ना, तो फिर आप कितना ही सोच लो यार मैं तो ऐसा कर लूं, पर मैं प्रैक्टिकली बता रही हूँ गलत नहीं हो सकता, नहीं कर पाओगे मतलब नहीं कर पाओगे। तो डोंट वेस्ट दिस थिंग, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास, इसको, ये आपके हाथ में है कि आप उसे कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। एक मेरे हिसाब से तो वेस्टेज है, आज मैं बताऊं, एक सुनने में बुरा लगेगा लेकिन सही बात ये है, अगर मेरा सिलेक्शन 1 नंबर से भी रहता है और मेरा सिलेक्शन 10 नंबर या 50 नंबर से भी रहता है, मैं भी नॉन सिलेक्टेड हूं, वो भी नॉन सिलेक्टेड है, डिफरेंस है क्या किसी में? मैं भी आज मेडिकल में एक सीट नहीं ले पाई, वो बच्चा भी मेडिकल में एक सीट नहीं ले पाया, सेम लेवल पर आ गए ना। तो मेहनत करो तो ऐसी करो कि डायरेक्टली वहां पहुंच जाओ, या फिर पहले से ही मन बना लो यार कि चाहिए ही नहीं, टाइम पास ही मारना है, मस्ती करो तो फुली मस्ती करो, फिर ये इसमें भी क्यों टाइम वेस्ट करना। लेकिन अगर ये करो तो पूरा ही ये करो, डेडिकेशन होना चाहिए इंसान में। अब अलग बात उसमें मत ले जाना, पर सीरियसली डेडिकेशन होना चाहिए, जो करो पूरा मन लगा के उस टाइम को वही काम करो। अदरवाइज कोई नहीं, माइंड के जो ये होता है ना डाइवर्शन, ये भी कर लूं वो, ये चीज बहुत
एडवर्सली इफेक्ट डालती है। मेरे को ये चीज इसलिए बोलनी पड़ रही है बीच क्लास में से, पूरा नर्वस सिस्टम पढ़ने के बाद जिन बच्चों के ये हालात है कि वो मुझे ये हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन की जगह मिड ब्रेन में बता रहे हैं, यार ये तो हेडिंग्स है, हेडिंग ही है ये तो, अंदर तो मैं गई कहां, इसमें क्या क्या पार्ट्स है, इसमें क्या क्या पार्ट्स है, इसमें तो कंफ्यूजन का सवाल ही पैदा नहीं होता। कंफ्यूजन बीच की थ्योरी में ठीक है, चलो बैक पोर्शन है, एक हाथ पॉइंट कोई टर्म ऐसे यूज कर ली, आप कंफ्यूज हो गए, एक्सेप्टेबल होता है कि ठीक है चलो पहली बार है तो पढ़ोगे, एक दो बार में रिदम में आएगा, वो हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, इतना उस पर लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं देते। पर ये मिस्टेक बच्चों ऐसी है जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो मेक इट, मतलब थोड़ा सा सीरियसली लेना शुरू करो। हंसी खेल होता तो एक बात बताओ, आज की दुनिया में, आज के जमाने में पैसों की कमी तो लोगों के पास कोई नहीं है क्या, कोई फीस देके कोचिंग नहीं कर सकता, तो इतनी मारामारी नहीं होती, इतना कंपटीशन ही नहीं होता, इतना आसान होता, तो आसान कुछ भी नहीं है। अपन सोचते ना अभी तो यार पूरा साल पड़ा है यार, एक बार ये जो शुरुआत से ही आपको ग्रिप बनानी शुरू करनी पड़ेगी, तभी कुछ होता है, ठीक है। तो पूरा कंसंट्रेशन यहीं रखा करो क्लास, और मैं तो यही बोलती हूँ, और मैं तो सीरियसली करती भी ऐसे ही थी, अगर क्लास आई हूं ना तो फिजिकली नहीं मेंटली भी बैठो, और नहीं है ना, नहीं है मन तो साला आना भी क्यों, हटाओ, नहीं है किताब तो किताब ही मत उठाओ, क्योंकि मन नहीं है आपके पढ़ने का, आपने किताब भी उठा रखी, आप पढ़ भी नहीं रहे, और आपका जिस चीज का मन है आप वो भी नहीं कर पा रहे, जिसमें मन हो वो ही करो। शायद आप 1 घंटा खेल लो, 2 घंटे आपको जिस भी काम का मन है वो कर लो, उसके बाद आपको लगे यार 2 घंटे खराब हो गए, मैंने मन लगा के काम कर लिया, चलो मैं पढ़ाई कर लेता हूँ। पर ऐसा यार बार बार तो ये भी अफोर्डेबल नहीं है ये बताऊं, रोज ही अपन ऐसा करें तो अफोर्डेबल नहीं, कभी कभी चल जाता है। रूटीन बनाओ एक पढ़ने का, मैंने कितनी बार बोला है, बैक पोर्शन का रिवीजन बहुत मस्ट है, अदरवाइज महीने भर जो टॉपिक पढ़ा ना वो आप नहीं पढ़ोगे ना, अगर बैक कवर नहीं, वो महीना भर वेस्ट कर दिया आपने पढ़ाई का, ये मानो लिटरली, इसको ऐसे ही लो कि मैंने जितनी पढ़ाई करी है वो सारी खड्डे में डाल दी, अगर नहीं करोगे तो रिवाइज, इतना मस्ट होता है। शुरुआत में टॉपिक पढ़ने में जितना टाइम लगा है ना, आप करके मत देखना ये पर जिसको एक्सपीरियंस होगा उसे पता लगेगा, अगर बैक पोर्शन टाइमली रिवाइज नहीं करोगे तो जितना टाइम पहली बार पढ़ने में लगा था 100% उससे कई गुना ज्यादा टाइम उसे रिवाइज करने में लगेगा, और अगर ज्यादा टाइम रिवीजन करने में लग रहा है तो पढ़े हुए का क्या काम, गलत तो नहीं बोल रही, सीरियसली लेना शुरू करो। चलो बैक टू द पॉइंट, हाइपोथैलेमस बताया डायंसेफेलॉन का बेसल पार्ट है, वाइड वैरायटीज ऑफ फंक्शन परफॉर्म करता है, पता है आपको क्या क्या करता है। अ ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल जिन्हें हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियाई, ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। इन हार्मोन्स का क्या करते हैं ये, दिस हार्मोन्स रेगुलेट द सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब समझते हैं बनाना, एंड सिक्रीशन ऑफ ठीक है। फिर मैंने आपको बताया आपके जो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स निकलते हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, कौन कौन से हैं लिख लीजिए, तो लिख लीजिए हार्मोन्स रिलीज्ड फ्रॉम हाइपोथैलेमस दे आर ऑफ 2 टाइप्स। एक तो है आपका रिलीजिंग हार्मोन, और एक है आपका इनहिबिटिंग हार्मोन। नाम से ही पता लग रहा है इनहिबिट यानी कि किसी चीज को इनहिबिट करेगा। रिलीजिंग ये आपके पिट्यूटरी हार्मोन्स जो निकलते हैं उनको तो स्टिमुलेट करता है, इनहिबिटिंग हार्मोन इट इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। ठीक है, इसके ब्रैकेट में लिख भी लो, रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, इट स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, और इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करेगा, इट इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। ठीक है, तो आपके हाइपोथैलेमस से ये 2 टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं, दैट इज द
रिलीजिंग हार्मोन एंड द इनहिबिटरी हार्मोन, दोनों का काम पता लग गया। इसका एग्जाम्पल देख लो। फॉर एग्जाम्पल, अब दोनों के एग्जाम्पल देख के भी तो समझाएंगे क्या है। आपका एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, दैट इज द गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, लिख लो, अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन ये है आपका, इस हार्मोन का नाम है गोनेडोट्रोफिक, क्या बताया था मैंने नाम, बस यही बोला था। हाँ, ये क्या करता है, दिस रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन एंड रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोफिन। तो ये तो हो गया आपका रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है और गोनेडोट्रोफिन का रिलीज करा रहा है। ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये तो रिलीजिंग हार्मोन का एग्जांपल हो गया। ऐसे एक हार्मोन है आपका सोमेटोस्टैटिन। सोमेटोस्टैटिक तो मैंने पढ़ाया था उसमें, सोमेटोट्रोफिन हार्मोन था, हाँ, ग्रोथ हार्मोन को। ये सोमेटोस्टैटिन ये क्या करता है, आपके ग्रोथ हार्मोन का जो सीक्रेशन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, उसको इनहिबिट करता है, सोमेटोस्टैटिन। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, लिख लो, आप चाहो तो आप खुद ही लिख लो। A hypothalamic hormone, that is the gonadotrophic releasing hormone, it stimulates the pituitary synthesis. ठीक है, it stimulates the pituitary synthesis and release gonadotrophin. On the other hand, दूसरा आपका somatostatin, it inhibit the secretion of growth hormone from the pituitary gland. ठीक है, ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेशन को यहां पे लिख देती हूँ। सोमेटोस्टैटिन जो है, लैंग्वेज आपको मैंने बोल दी, आप लिख लेना। ये क्या करता है, इट इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन रट्टा लगाने की इसलिए जरूरत नहीं है, ग्रोथ हार्मोन को सोमेटोट्रोफिन बोला था, स्टैटिन उसको रोकता है। ठीक है, इट इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये लिख लोगे, ये दोनों मैंने आपको रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन के आपको फंक्शंस जो है ये बता दिए। होता क्या है, आपके हाइपोथैलेमस में जो ये हार्मोन्स हैं, ये आपके पास होते हुए एक्सोन तक पहुंचते हैं और उसकी जो एंड्स होते हैं वहां से ये रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, और ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचते हैं आपकी पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू। पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू ये हार्मोन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंच जाएंगे और वहां पर ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी की जो एक्टिविटीज होती हैं हार्मोन की, उसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, अब मैंने टर्म यूज किया, एंटीरियर पिट्यूटरी की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी की जो एक्टिविटी होती है, इट इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। डायरेक्टली हाइपोथैलेमस ही उसे कंट्रोल करता है। लैंग्वेज आप लिख लेना, वापस से एक बार ध्यान से सुन लो। क्या बताया, आपके जो ये हार्मोन्स जो है, हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स जो निकले, ये आपके एक्सोन के थ्रू पास होते हुए उसके नर्व एंडिंग से रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, ये जो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से निकल रहे हैं, ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचते हैं किसके थ्रू, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू। पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचे। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को एनाटॉमिकली दो पार्ट में डिवाइड किया था, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब, दैट इज द एडिनो हाइपोफाइसिस एंड द न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो जब ये हार्मोन्स आपके पोर्टल सर्कुलेशन से पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंच रहे हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पार्ट है उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। फिर पोस्टीरियर पार्ट की एक्टिविटीज को कौन रेगुलेट करता है, तो इट इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द हाइपोथैलेमस। डायरेक्टली हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है, किसी हार्मोन की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आ गया, ये लैंग्वेज फॉर्मेट में आप लोग कर लेंगे इसे। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट द हाइपोथैलेमस। घर जाके एनसीईआरटी उठाना, एज इट इज पूरा मिल जाएगा उसके अंदर। ठीक है, ये बात वाला लिखने की जरूरत नहीं है ना, कर लोगे आप लोग, और एनसीईआरटी पढ़ लेना तो आ जाएगा बिल्कुल अच्छे से समझ में। अब दो टर्म्स और हैं, ये लिख ही लिया होगा आपने। एक तो है आपका सिनर्जेस्टिक हार्मोन और एक है आपका एंटागोनिस्टिक हार्मोन। सिनर्जेस्टिक हार्मोन क्या होता है और एंटागोनिस्टिक हार्मोन क्या होता है, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टर्म डाल लो गोल्डन की पॉइंट्स के अंदर। सबसे पहला तो है आपका सिनर्जेस्टिक हार्मोन।
सिनर्जिस्टिक हार्मोन क्या होता है? अगर आपके दो या दो से ज्यादा हार्मोन्स जो हैं, इट कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ ईच अदर, मतलब एक हार्मोन का फंक्शन मान लो ये है, दूसरे हार्मोन का फंक्शन ये है, ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करें और दोनों ही हार्मोन चाहिए, जरूरी हो आपके उसके एक्सप्रेशन के लिए, तो ऐसे हार्मोन्स को हम बोलते हैं सिनर्जिस्टिक हार्मोन। ठीक है, व्हेन टू और मोर हार्मोन complement the function of each other and both are needed for the full expression of that function, then it is called synergistic hormone. For example, आपके ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन, ये सारे जो हार्मोन्स हैं ये जरूरी होते हैं फॉर द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड्स की फिजिकल डेवलपमेंट के लिए इन चारों हार्मोन्स का रोल है, तो दे आर द एग्जांपल ऑफ सिनर्जिस्टिक हार्मोन। दूसरा टर्म मैंने बोला आपको एंटागोनिस्टिक हार्मोन। अगर दो हार्मोन के फंक्शन, मतलब व्हेन टू हार्मोन अपोज द फंक्शन ऑफ ईच अदर, ठीक है, अगर दो हार्मोन एक दूसरे के फंक्शन को अपोज करें। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैंने मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन पढ़ाया था, उसमें क्या बताया था, एमएसएच क्या करता है, आपके मेलानिन पिगमेंट का जो एक इवनली डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपके अंडर द स्किन, उसकी वजह से होता है डार्क कॉम्प्लेक्शन। एमएसएच एंड मेलेटोनिन दे आर द एंटागोनिस्टिक हार्मोन। एमएसएच तो डार्क कॉम्प्लेक्शन के लिए है, मेलाटोनिन क्या करता है, मेलानिन को एक जगह इकट्ठा करके फेयर कॉम्प्लेक्शन ऑफ स्किन, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो एक तो ये आपका एंटागोनिस्टिक हार्मोन है, व्हेन टू हार्मोन अपोज द फंक्शन ऑफ ईच अदर, एक फंक्शन और उसका अपोजिट फंक्शन दूसरा हार्मोन करे तो एंटागोनिस्टिक। एक तो एमएसएच एंड मेलाटोनिन इसका एग्जांपल है। इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन, इट इज द एग्जांपल ऑफ एंटागोनिस्टिक हार्मोन। कैल्सिटोनिन एंड पैराथायरॉइड हार्मोन, रट लेना इनके एग्जाम्पल, ये आपके एंटागोनिस्टिक हार्मोन के एग्जाम्पल्स हैं। समझ में आ गया? ये दोनों टर्म्स सिंपल सी हैं, लिख लो इसे। सिनर्जिस्टिक हार्मोन क्या होता है? व्हेन टू और मोर हार्मोन they complement the function of each other and both are needed for full expression. समझ में आ गया ये टर्म? इसको बोलते हैं अपन सिनर्जिस्टिक हार्मोन। इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए। इसका एग्जाम्पल है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। इनका रोल है किसके अंदर? फॉर द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, दूसरा टर्म मैंने आपको बताया था, आ गया ना ये समझ में? एंटागोनिस्टिक हार्मोन। एंटागोनिस्टिक हार्मोन क्या है? व्हेन टू हार्मोन अपोज द फंक्शन ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड द एंटागोनिस्टिक हार्मोन। व्हेन टू हार्मोन्स they oppose the function of each other. इसका एग्जाम्पल है, एक तो आपको ये ऑलरेडी पता है, अपन जो डिस्कस कर चुके हैं, एमएसएच एंड मेलाटोनिन, दे आर द
एंटागोनिस्टिक हार्मोन, ये डार्क कॉम्प्लेक्शन के लिए, फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए, ठीक है। एक है आपका कैल्सिटोनिन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, और फिर इसके बाद एक आपका एग्जांपल है इंसुलिन एंड ग्लूकाजन, तो लिख लीजिए इसे। इट इज ऑल अबाउट द एंटागोनिस्टिक हार्मोन। ठीक है, आगे आपको समझ में, इट इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। यहाँ पर अपन ने थायराइड ग्लैंड कंप्लीट कर लिया, थायराइड ग्लैंड से डिसऑर्डर हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म ये हम लोगों ने पढ़ लिया, हाइपोथैलेमस ये हम डिस्कस कर चुके, और आपका सिनर्जिस्टिक और एंटागोनिस्टिक हार्मोन क्या है ये पढ़ चुके। ठीक है, समझ में आ गया आज का पूरा, इसको रिवाइज कराने की जरूरत है नहीं, पूरा का पूरा एज इट इज वहां करा ही दिया था मैंने। तो इट इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पैराथायरॉइड ग्लैंड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2-3 छोटे छोटे से टॉपिक्स और बचे, उसके बाद ये भी कंप्लीट हो जाएगा 3-4 लेक्चर्स के अंदर अंदर। तो इसलिए पढ़ना शुरू कर दो रोज का रोज। ठीक है, और करंट पोर्शन तो बनाओ आप लोग रूटीन, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी तो कैसे बनाओ ये, आप करंट के साथ बैक कैसे मैनेज करते हो, बैक मैनेज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आया आपको इतना समझ में? थैंक यू।